नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एंट्रेंस 2025 की जो परीक्षा आने वाली है, जो बीएड करने वाले साथी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपका बीएड एंट्रेंस में जो 50 नंबर का जो पोर्शन होता है वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। ये हमारा हिंदी का पोर्शन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह जल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको हम बता दें कि आखिर जल का पर्यायवाची होता क्या क्या है। तो जल का जो पर्यायवाची होता है पानी, नीर, वारी। पानी, नीर, देखिए पानी होता है, इसके अलावा नीर होता है, नीर के अलावा आप वारी देख लीजिए, सलिल होता है, इसके अलावा तोय, तोय होता है, उदक, तोय हो गया, उदक हो गया, इसके अलावा अम्बु, अम्बु होता है, जीवन होता है, जीवन, पय और अमृत होता है। यानी कि जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसमें अम्बुज नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अम्बुज नहीं होगा। अम्बुज शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाकी आप बता दिया। और अम्बुज जो शब्द है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की कौन सी बोली नहीं है? तो बिहार की कौन सी बोली नहीं है? मगही, मगही बिहार में बोली जाती है। ठीक है, मगही बिहार की बोली है। इसके अलावा मैथिली भी बिहार की है, भोजपुरी भी बिहार की है। अवधी जो है वो अपने उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो अवधी उत्तर प्रदेश की है। तो अवधी बोली अर्ध मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जौनपुर, प्रयागराज क्षेत्र में बोली जाती है। मगही मैथिली, भोजपुरी और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। यह बिहार राज्य में बोली जाती है। इसके अलावा अगला है धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो धरती का जो धरती होता है, ये सब वसुधा सब धरती का पर्यायवाची है। वसुधा देख लीजिए, इसका पर्यायवाची शब्द पहले आपको बता दें। वसुधा जो धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती शब्द के अन्य पर्यायवाची जो भी शब्द हैं यह है धरा। आप देख सकते हैं, इसका है धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, भूमि, धरणी, रत्नगर्भा। इसके अलावा रत्नगर्भा, ये सब किसके हैं? ये सब धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें और भी बता दें कि ऐसे समुद्र का पर्यायवाची भी आप याद रखिए। समुद्र की पयोधी जो है वो समुद्र की पर्यायवाची शब्द है। समुद्र की और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे जलधि हो गया, ये भी समुद्र का है। वारी भी हो गया, ये भी समुद्र का है। अब बादल का देख लीजिए, जो जलद यहाँ लिखा हुआ है ये बादल का है। बादल के और पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? अभ्र है, मेघ, वारीधर, ये सब बादल के हैं। अब देख लिए उपल है, उपल पत्थर की पर्यायवाची है। इसको और भी क्या कहते हैं पत्थर को? प्रस्तर, पाषाण, अशम, ये सब पत्थर के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आच्छादन का संधि विच्छेद क्या है? तो आच्छादन का जो संधि विच्छेद है, आपको बता दें कि आच्छादन जो बना हुआ है ये आधन छादन से बना हुआ है। आधन छादन से बना हुआ है। ठीक है, आधन छादन से बना हुआ है। यह एक व्यंजन संधि है। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पे छा बन जाता है। कोई भी ह्रस्व स्वर या, यानी कि आपको हम बता दें कि ह्रस्व स्वर या फिर आपका आ, ठीक है, का मेल अगर छा से अगर हो जाता है, ठीक है, तो जो बनता है, हाँ, तो छा से होने वाले छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बन जाता है। हाँ, क्या बनता है? आच्छादन। ठीक है, ये दोनों मिलके ही बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका जो देखिए चार ऑप्शन है आपके पास: निर्वेद, शोक, विस्मय और उत्साह। तो हम चलिए इसको हम डिफाइन कर देते हैं। वैसे इसका सही आंसर होगा विस्मय। चलिए इसको हम डिफाइन, जहाँ अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर हृदय में विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय, निर्वेद शांत रस का है, शोक करुण रस, यह उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जैसे निर्वेद जो है यानी ये शांत रस है। शोक यानी कि ये करुण रस, ठीक है, और जो उत्साह है यहाँ वीर रस होगा। ठीक है, तो विस्मय में अद्भुत रस होगा। अगला है
दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? दयालु शब्द में कौन संज्ञा है? तो आपको इसमें बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। दयालु शब्द में भाववाचक संज्ञा है जिस शब्द से व्यक्ति के गुण धर्म, भाव या दशा, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, मिठास में भाव उत्पन्न हो रहा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा दिखता नहीं है, ये भाव उत्पन्न हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि बुढ़ापा भाव उत्पन्न हो रहा है। बचपन, यहाँ भी भाव उत्पन्न हो रहा है। लड़कपन, यहाँ भी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दयालु में भाव उत्पन्न होता है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो तीसरी चौथी शताब्दी में ही भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, ये होती है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त, अर्धविवृत स्वर है, तो अर्धविवृत स्वर कौन सा है? अ ए कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, ए होगा। ठीक है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है विवृत, ठीक है, एक होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त होता है, अर्धविवृत होता है, सही, अर्धविवृत होता है। इसके अलावा होता है अर्धसंवृत होता है, अर्धसंवृत होता है, और एक कौन सा होता है? संवृत होता है। ये कैसे होता है? ये मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर होता है। ये सारे ये स्वर हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विवृत है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, यानी आपका जब मुख खुलता है तो पूरा अगर खुलता है तो वहाँ आपने आ का उच्चारण किया तो पूरा का पूरा मुंह खुल जाता है। और अर्धवृत्त कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, जैसे अ, ए, ओ या ओ, यानी कि अर्धवृत्त का क्या, अगर अर्धवृत्त अगर आ जाए कि अर्धवृत्त कौन कौन सा है, अर्धविवृत्त, तो अर्धविवृत्त कौन कौन सा होगा? चलिए हम बता देते हैं कि अर्धविवृत्त कौन कौन सा होगा। यानी कि अ होगा, ठीक है, अ होगा, ए, इसके अलावा अ, इसके अलावा ओ, ये भी होगा। ये सब अर्धवृत्त के हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अब हम अर्धसंवृत्त बता दें। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख द्वार बंद रहता है, जैसे ए और ओ। ठीक है। अब संवृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, तो ये हो गया ई, उ और उ। ठीक है, इसके उदाहरण है, ये संवृत्त के उदाहरण है। ठीक है। और विवृत्त का उदाहरण ये लीजिए, इसका होता है आ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण आपके पास ऑप्शन 4 है, तो इसका जो वैसे सही आंसर होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका सही आंसर जो होगा वो ज होगा। यानी कि ज और या मिलकर ज्ञ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी हंस पद जो है ये विराम चिन्ह है, इसका प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो हंस पद जो है, हंस पद वैसे बता दें कि हंस पद होता कौन सा है, तो हंस पद होता है ये होता है हंस पद। तो इसका प्रयोग लिखने में, जैसे मान लीजिए आपका कहीं भी अगर कोई आपने लाइन अगर लिख रहे हैं और उसमें कोई अक्षर छूट जाता है, तो छूटने का संकेत देने के लिए आप इसको ऐसे लगाते हैं और सेंटेंस को आप ऊपर लिख देते हैं। हाँ, तो ऐसे ही इसको हंस पद कहा जाता है। तो हंस पद किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। ठीक है। हंस पद का अगर पूछा जाए कि सिंबल क्या है, तो सिंबल ये होगा, यानी कि आपका संकेत चिन्ह जो है वो ये होगा। ठीक है, हंस पद का। अब आपको हम पूर्ण विराम का बता दें। पूर्ण विराम आपको ऐसे लगाते हैं, पूर्ण विराम। अल्प विराम कैसे लगता है? ये हो गया अल्प विराम हो गया। ठीक है, सही से बना देते हैं इसको। ये लीजिए, ये हो गया अल्प विराम। इसके अलावा आपका योजक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह ये होता है। इसके अलावा जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो आपको पता ही होगा, ऐसे लगाते हैं
विस्मय बोधक कौन सा होता है? तो विस्मय बोधक ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले जो भी शब्द हैं अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत या कवियत्री, इसका सही आंसर होगा अंत्याक्षरी। ये है इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब इसके अलावा बता दें, पूजनीय अगर पूछा जाए तो कैसे आप लिखेंगे? तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है। तदुपरांत, तो तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। क्या होता है? तदुपरांत होता है। ये होता है तदुपरांत। इसके अलावा कवि, कवियत्री ना होकर कवयित्री होता है। क्या होता है? देख लीजिए, कवयित्री होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ये हुए, ये सब शुद्ध वर्तनी है, ये भी शुद्ध वर्तनी है, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है, ये रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो इसका विशेषण बताना है, तो आपको हम इसका सही आंसर पहले बता देते हैं, उसका डिफाइन कर दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा मीठा। जलेबी में मिठास अधिक है, तो रेखांकित शब्द जो है मिठास है, ये भाववाचक संख्या है। ठीक है, हमने पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मिठास कौन सी संख्या है, तो मिठास में भाव प्रकट होता है, तो भाववाचक संख्या है। इसका जो विशेषण होगा वो होगा मीठा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक या समूहवाचक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द के किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, ठीक है, किस चीज का? वस्तु, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, इसके अलावा आकृति यानी कोई इमेज है, इसका बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय जो है आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 12। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 11 सर्वनाम है। अब 11 सर्वनाम हम बता दे रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 11 सर्वनाम आपके सामने है, मैंने लिख दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें से कुछ भी आपका आ सकता है। तो एक सर्वनाम आएगा, ये क्लियर है, आप इसको जरूर आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थ या दिकर्मक। तो आपको हम बता दें कि जो राम सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। राम सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। ठीक है, तो जो क्रिया का जो फल होता है वो कर्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि क्रिया में कर्म का अभाव होता है। तो इसमें राम जो है ये कर्ता है, और सो रहा है ये क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर हो रहा है? फल, हाँ, तो किस पे हो रहा है? क्रिया का फल कर्ता पर हो रहा है। ठीक है, तो कौन सो रहा है? राम सो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका तेज, वह, दौड़ता, तो क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है ये बताना है। ठीक है, वाक्य में क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन है तेज, वह, दौड़ता या बहुत। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज शब्द जो है वो विशेषण है। तेज शब्द क्या है? ये विशेषण है। अब आपको बता दें, वह जो है वो सर्वनाम है, बहुत है वह सर्वनाम है, बहुत जो है वो प्रविशेषण है, तेज है ये क्रिया विशेषण है, दौड़ जो है वो क्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण पूछा गया है, तो ये आपका क्रिया विशेषण।
लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है या उभयलिंग है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पुल्लिंग, पुल्लिंग होगा। खाने पीने की वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। हाँ, खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं जैसे रोटी हो गया, दाल है, खीर, पूड़ी, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन दही, भात, हलवा, पराठा, रायता, ये सब इसके अपवाद हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो इसलिए दही जो है वो पुल्लिंग होगा। बाकी खाने की जो चीज़ें होती हैं आपको मैंने अपवाद के रूप में बता दिया। अपवाद के रूप में क्या क्या है जो पुल्लिंग है? जैसे हो गया दही, भात हो गया, हलवा, हलवा हो गया, पराठा, रायता। तो ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, ये सब पुल्लिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। ऑप्शन है प्राण, दर्शन, ओठ या तेल। तो तेल शब्द जो है ये एक वचन है। अब बता दें कि तेल शब्द है ये एक वचन है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, जबकि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण बहुवचन है, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, ये सब क्या है? ये सब बहुवचन है। बाकी आपका जो सही आंसर होगा तेल। अगला है सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत या आसन्न भूत? इसका सही आंसर होगा अपूर्ण भूत। सुरेश गीत गा रहा था, इसमें अपूर्ण भूतकाल है। इसमें भूतकाल में क्रिया के होने का बोध होता है। इसमें भूतकाल में क्रिया के होने का बोध होता है, किंतु उसकी समाप्ति का नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? अपूर्ण भूत होगा। अच्छा, पूर्ण भूत होता तो क्या होता? उसने रात को खाना खाया था, अगर ऐसा होता तो वहां पूर्ण भूत होता। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो उसमें होता सामान्य भूत। मैंने चाय पी है, तो ये किस में आता है? ये आसन्न भूत में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, इस वाक्य में आम का जो कर्म है, इस वाक्य में आम का कर्म तथा इसके अनुसार क्रिया जो है ये खाया जाता का प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्मवाच्य का उदाहरण लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, तो इसमें जो रेखांकित जो शब्द है, हाँ, इसमें कौन सा कारक है? पूछा यह है कि इसमें जो रेखांकित शब्द में इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान है, अपादान है, करण है या कर्ता है? तो इसमें जो सही जो आंसर होगा वो होगा संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। यहाँ संबंध कारक है। यहाँ पे संपर्क, हाँ, लेकिन संबंध कारक अगर नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ वैसे ही यहाँ पे संबंध कारक होना चाहिए था, लेकिन विकल्प में आप में है नहीं, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक आप लिख सकते हैं। चारपाई शब्द, चारपाई शब्द क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या तत्व? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा योग रूढ़। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ होता है। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई, जो ऐसे शब्द जो हैं, ठीक है, ये योग रूढ़ होते हैं। अगला है कौन सा शब्द तत्भव है? ऑप्शन है कौन सा शब्द तत्भव है? आसरा, अट्टालिका, कृपा या चक्र? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आसरा। आसरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आश्रय होता है, जबकि अट्टालिका, कृपा, चक्र तत्सम होता है। अट्टालिका का तद्भव अटारी, चक्र का तद्भव चाक, तथा कृपा का तद्भव कृपा। ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ, इसमें क्या होगा? इसका तत्सम जो है आसरा, यह आसरा जो शब्द है ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा वो क्या होगा? तत्सम अगर इसका पूछा जाए बता दें, इसका तत्सम क्या होगा? ये होगा आश्रय। ठीक है, अच्छा, अट्टालिका का अगर तत्सम अगर पूछा जाए तो इसका क्या होगा? अट्टालिका और अट्टालिका, कृपा चक्र, ये सब तत्सम शब्द है। अट्टालिका का अगर तद्भव पूछा जाए तो इसका क्या होगा?
अटारी, अटारी होगा। हाँ, और चक्र का क्या होगा? चक्र का चाक होता है। कृपा शब्द का तद्भव कृपा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें पूछेगा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुम्हार। तो इसका सही जो होगा वो तत्सम नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है? वैसे कूची नहीं है, तत्सम नहीं है। इसका जो तद्भव होगा कूची का, जो ना कूची जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है कूची। इसका तत्सम वर्ड होता है कुर्चिका। क्या होता है? कुर्चिका होता है। इसका तत्सम वर्ड क्या होता है? कुर्चिका होता है। इसका कूचिका। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे कपाट है, कपाट तत्सम वर्ड है, इसका तद्भव किवाड़ होता है। मैं इसलिए सारे के सारे ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि ये कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर पलट के भी अगर दे दिया जाए, घुमा के दे दिया जाए, तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। इसके अलावा कीटक जो है, कीटक भी तत्सम है। और कीटक का जो तद्भव होगा वो होता है कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। कुंभार, कुंभकार, कुंभकार भी तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो होता है कुम्हार। एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सॉल्व आसानी से हो जाएगा। आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग क्या होगा? अभि, अ, अभ्य या अम्भ। तो अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग है। क्या है? अभि उपसर्ग है। अभि शब्द से बने अन्य शब्द जो हैं, अभिगमन, अभ्युदय, ये सब किससे? अभि उपसर्ग से बने हुए हैं। क्या है? अभि उपसर्ग के अगर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि अभि उपसर्ग का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं अभिगमन। यानी आपका ऑप्शन अगर वहां पे आ जाए कि अभिगमन, तो हाँ ये होगा। अभ्युदय, अभ्युदय ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्युदय में अभि उपसर्ग है। और आ उपसर्ग से बने शब्द अगर पूछ ले तो आ से बनता क्या है? अचूक, अचूक है। अमिट, अडिग, ये सब अ शब्द से बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा अभि, अभ्यागत। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? यानी कि शाश्वत का विलोम शब्द इसमें पूछा गया है। स्थायी, नित्य, नश्वर या सर्वकालिक। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नश्वर। न शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर है। इसके अलावा बता दें जैसे स्थायी है, स्थायी का विलोम शब्द होगा अस्थायी, अस्थायी होता है। इसके अलावा नित्य का जो है अनित्य होगा विलोम शब्द, अनित्य। सर्वकालिक का क्या होगा? अल्पकालिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द प्रस्थान, पतन, विस्थापन या अनुत्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पतन। उत्थान का पतन होता है। प्रस्थान का क्या होगा? प्रस्थान का विलोम शब्द, प्रस्थान का विलोम शब्द होगा आगमन। क्या होगा? आगमन। इसके अलावा आपको विस्थापन का बता दें, विस्थापन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा संस्थापन। क्या होगा? संस्थापन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटी, हस्त, पहाड़ी या कर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कटी जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी हस्त है, पहाड़ी है, कर है, ये सब किसे हैं? हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। कटी शब्द हाँ कमर के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? कमर के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कटी जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद जो है शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल या गुलाब। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची है कमल। कमल है, पंकज, नीरज, सतवल, सरोरु, पद्म, जलज, ये सब किसके होते हैं? अरविंद के या कमल के आप कह सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कमल। इसके अन्य बता दें, जैसे में पंकज, पंकज हो गया, नीरज, नीरज,
और क्या होगा? सतदल, सरोरु, इसके अलावा क्या होगा? पद्म, पद्म हो जाएगा। पद्म हो जाएगा। इसके अलावा जलज, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अलंकेश पर्यायवाची शब्द, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बादल। हाँ, अलंकेश जो शब्द, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची है? बादल का है, कल्पवृक्ष का है, कुबेर का है या चपला का है? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा कुबेर का। अलंकेश कुबेर शब्द का पर्यायवाची है। बादल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मेघ होता है, मेघ। बादल का मेघ हो जाएगा। इस मेघ होगा, नीरद होगा, इसका नीरद भी होता है। इसके अलावा नीरद के अलावा क्या होगा? जलद होगा। अब आ जाइए, हाँ अगला क्या है? चपला का पर्यायवाची बता दें आपको। चपला का बता दें। चपला का पर्यायवाची होता है विद्युत, बिजली, दामिनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अच्छा, अंक का कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन है संख्या, गोद, पृथ्वी या नाटक का एक भाग। तो अंक का जो पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसका सही आंसर होगा क्या? पृथ्वी का नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अंक के अनेक व अर्थ संख्या, गोद, नाटक, एक भाग, चिन्ह, पत्रिका, ये अंक भाग हैं। पृथ्वी अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला है चिर। चीर का अर्थ क्या है? चिर या चीर का नया मतलब अर्थ क्या है? नया पुराना, कीला आकाश, पुराना कपड़ा, चर या चर। सही आंसर होगा, अर्थ क्या है? पुराना कपड़ा। जबकि नया पुराना का अर्थ नवीन प्राचीन होता है। किलाकाश का अर्थ होता है गढ़ या खांसी। चर अचर का अर्थ होता है चलने वाला या अचल। इसका सही आंसर पुराना कपड़ा। अगला, अली या अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अली या अली शब्द का सही युग्म क्या है? कंधा हिस्सा, भौरा सखी, दमन दामन, दसन या दर्शन। इसका सही आंसर होगा भौरा सखी। ये इसका सही आंसर होगा। अली, अली का भौरा सखी होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि हिंसा या कंध, तो इसका शब्द युग्म होगा, ये अंश और अंश का है। किस्सा, हिंसा, कंध। दमन और दामन का दबाना, पहाड़ के नीचे की जमीन। ठीक है, दमन मीन्स दबाना, दामन मीन्स पहाड़ के नीचे की जमीन। दर्शन और दर्शन जो है ये मुहूर्त देखना होता है। दर्शन मीन्स मुहूर्त और दर्शन देखना। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन को ऐसे देखते हुए भी, एक एक सेंटेंस को आप देखते हुए भी इसका अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। तो क्या कहते हैं गुरु के समीप रहने वाले को? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा अंतेवासी। क्या होगा? अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी। बाकी ये सब गलत है। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। उन्हें अनिकेत कहते हैं। जिनके पास घर ना हो उन्हें अनिकेत कहा जाता है। ग्रही जो कहता है ग्रस्त को, इनका इसका अर्थ होता है ग्रस्त। अभिषेक यानी जल छिड़कना, राजा के सिंहासन का अनुष्ठान, ये सब अभिषेक कहलाता है। अकिंचन यानी कि बहुत गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ए आग्नेय, बी ईशान, सी वाक्य और डी नैत्र, नैऋत्य। तो सही आंसर होगा इसका ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण होती है। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा वो आग्नेय कहलाती है।
दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य होती है। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य वायव्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? तो इसमें सप्तऋषि में स्वर संधि होगा। सप्तऋषि में स्वर संधि। और स्वर में कौन सा होगा? तो इसमें होगा गुण स्वर संधि। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सी स्वर संधि है, तो इसमें हम बता दें आपको कि इसमें गुण स्वर होता है, गुण स्वर संधि होता है। ठीक है, इसमें गुण स्वर संधि होता है। इसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे? अगर किया जाए तो सप्त धन ऋषि होता है, सप्तधन ऋषि होता है। ठीक है, सप्त ऋषि ऐसे होता है। जैसे अब आपको बता दें, इसका और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र यानी कि देव धन इंद्र, देवेंद्र हो गया। इसके अलावा महाधनुषो महोत्सव ले सकते हैं। महर्षि महाधन ऋषि, महर्षि हो गया। देवधन ऋषि, देवर्षि हो गया। ये सब इसके उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन। सदैव शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? गुण है, दीर्घ है, वृद्ध है या आदि संधि है? तो सदैव शब्द में जो है, इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्ध संधि है। सदैव शब्द में वृद्ध संधि। इस संधि के नियम अनुसार आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। कैसे? जैसे आ या आ के बाद, ठीक है, आ या आ के बाद ए या ए आए, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ये ए बन जाता है। ठीक है, तो ये ए बन जाता है। तथा आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज का है? ये वृद्ध संधि का उदाहरण है। कौन सा है? एक और, यानी कि और कौन सा है? एक आ या आ के साथ ओ या ओ आए तो ये क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये किसका उदाहरण है? ये वृद्ध संधि के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये हो अगला क्वेश्चन। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु या अव्ययी भाव? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, उत्तर पद या उत्तर पद को ही अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद प्रधान हो से तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। ये गगनचुंबी को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी में कर्म जो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसमें? कर्मधारय समास। भला मानस में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह है भला मीन्स अच्छा और मानो का अर्थ है मनुष्य। भला का अर्थ है अच्छा और मानस का अर्थ है मनुष्य। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। भला मानस में विशेषण विशेष संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा, उसने मान लिया कि उसका दोष है। ठीक है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसने मान लिया कि दोष उसका है, इसमें मिश्र वाक्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसने मान लिया कि उसका दोष है, इसमें मिश्र वाक्य होगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
ऑप्शन है वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह दंड देने योग्य है। यह वाक्य जो है यह वाक्य अशुद्ध है। यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने के योग्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करें भौहनु हंसें, दैन कहें नट जाई। तो इसमें जो है इसमें कौन सा रस बताया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य, अद्भुत। जहां सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे श्रृंगार रस है। इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नय नहु ही सो बात। यहां भी श्रृंगार रस है। अगला है मन मन रे तन कागद का पुतला, लांगय बूंद बिनस जय छीन में, गर्भ करे क्या इतना। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या शांत रस है? वो इसमें जो होगा वो शांत रस होगा। जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषय से वैराग्य हो जाता है, वहां शांत रस होता है। इस पद्य में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना, जो क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो जाता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों? यहाँ कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करने की चेष्टा करता है, इसलिए यहाँ शांत रस होगा। क्या होगा? यहाँ शांत रस होगा। अगला है जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जहाँ 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो बता दें, चौपाई एक सम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जो होगा चौपाई। चौपाई ही एक ऐसा एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। 16 मात्राएं होंगी। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? कौन सा शब्दालंकार है? तो ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। तो इसमें बता दें कि शब्दालंकार किसमें है? ऑप्शन होगा डी, यमक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अगर मान लो कभी लिखने के लिए आ जाए, आपकी समझ के लिए बता दूं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब हम चलिए शब्दालंकार के बारे में बता दें। तो शब्दालंकार जो है, जहां किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है, वहां शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार के और भेद बता दें, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सब किसके हैं? शब्दालंकार के हैं। इसके अलावा एक अर्थालंकार होता है, जहां किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह और उल्लेख, ये सब किसके हैं? अर्थालंकार के भेद हैं। तो आपको मैंने क्लियर बता दिया है। आप एक बार सुन के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शिवधनु मृणाल की नाई, तरहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है विभावना, वक्रोक्ति, अर्थतंत्रन्यास, उपमा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपमा। यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जहां दो वस्तुओं में रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। अगला है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ।
ऑप्शन है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का जो अर्थ है वो अनुभवहीन व्यक्ति होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन कहाँ पे है? अनुभवहीन, ऑप्शन डी में। अगला है गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे से क्या आशय है? तो गुदड़ी का लाल किसे कहेंगे? तो निर्धन परिवार में धन का आना यानी का आना, या धोखेबाज मित्र। निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म लेना। तो गुदड़ी का लाल जो कहा जाता है, जैसे कहा गया कि किसी एक घर में जैसे कोई कामयाब नहीं हो रहा था, एक कोई ऐसा आया जो कि बहुत अच्छा निकल गया, तो उसको क्या कहा जाएगा कि भैया गुदड़ी का लाल आ गया, यानी निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, ये गुदड़ी का लाल कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या विनयशीलता। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा प्रेषक। पत्र की विशेषता नहीं है प्रेषक। अब इसकी विशेषता बता दें क्या क्या होगा, आप सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें क्वेश्चन में पलट दे कुछ न कुछ। विशेषता होगी सरल भाषा शैली, ये पत्र की विशेषता होती है। सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभावंती, बाहरी सजावट, विनयशीलता। ठीक है, तो ये सब किसका है? ये सब पत्र की विशेषता है। आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दें। सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभावंती, बाहरी सजावट या विनयशीलता। तो ये सब किसके? पत्र की विशेषता है। बाकी प्रेषक जो है इसका नहीं है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। तो ये आज का हमारा अंतिम सवाल था, अंतिम हमारा क्वेश्चन था, प्रश्न था। तो इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को आप इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एक अच्छे विद्यालय पाने में उनकी हेल्प हो सके। और अगर वो विद्यालय पाते हैं तो आपके ही साथ रहेंगे। ठीक है, तो इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर करिए। वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार आप इसे देखिए, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।